नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरा दिन इसी में गुजर गया। चुनाव आयोग भोपाल के रिटर्निंग अफसर अरविंद शर्मा का फैसला पलटेगा या नहीं, मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी बहाल होगी या नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा, मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी और इंतजार शुरू हो गया कि आयोग क्या फैसला लेता है। इस इंतजार में कई घंटे गुजर गए। 5:30 बजे तक कोई फैसला नहीं आया। 4:37 पर कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने यह पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में अंग्रेजी में लिखा है, डेमोक्रेसी का डबल स्टैंडर्ड देखिए, मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी बिजली की गति से रद्द कर दी गई। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया। ये पोस्टर कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने जारी किया है। मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई केस है या नहीं, एफआईआर है या नहीं, इस पर फैसला लेने में चुनाव आयोग को कई घंटे क्यों लगे? क्या चुनाव आयोग रिटर्निंग अफसर अरविंद शर्मा के फैसलों को गलत बताएगा, नटराजन को चुनाव लड़ने के लिए कहेगा? क्योंकि अब समय कम है, 11 जून तक नाम वापसी का ही समय है। अगर चुनाव आयोग चुनाव का आदेश देता है तब 18 जून को मतदान होगा और नटराजन की उम्मीदवारी बहाल नहीं हुई तो 11 जून को बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। अगर चुनाव आयोग नटराजन को राहत नहीं देता है तब कांग्रेस के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचता है, लेकिन तब क्या होगा, कब तक होगा, कोई नहीं जानता। बीजेपी यही दुआ करेगी कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग अफसर अरविंद शर्मा के फैसले को पलट न दे, वरना उनकी तुलना अनिल मसीह से होने लग जाएगी। अनिल मसीह चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में रिटर्निंग अफसर था। इसने धोखे से बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया और बीजेपी जश्न मनाने लग गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है और हम यह हत्या नहीं होने देंगे। मेयर का चुनाव पलट गया। अनिल मसीह के खिलाफ आपराधिक जांच के आदेश दिए गए। बाद में इसने कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगी। क्या अरविंद शर्मा भारत के दूसरे अनिल मसीह हो सकते हैं? इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। मामला साफ है। अगर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ आपराधिक मामला होता तभी उसका जिक्र करती। आयोग फैसले लेने में देरी करता रहा, मगर पब्लिक बहस में इस बात को सरकार के स्तर से भी साबित नहीं किया जा सका कि नटराजन के खिलाफ कोई मामला था या नहीं, उन्हें रिटर्निंग अफसर ने सुधार करने का मौका दिया या नहीं। अगर बीजेपी के पास एफआईआर की कोई कॉपी थी तो वह कॉपी नामांकन रद्द होने के कई घंटे बाद तक भी नहीं दिखा सकी। बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट एफआईआर की कॉपी मीडिया को क्यों नहीं दिखा पाए? तथ्य यह भी है कि बीजेपी भी मीडिया में एफआईआर की कॉपी नहीं ला सकी, ना गोदी मीडिया खोजकर ला सका। मैंने तो पेपर जांच किए हैं। ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको और दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आपत्ति लगाई कि ये नोटिस मुझे भेजा ही नहीं जा सकता कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी एज एन एफआईआर और अ कोर्ट कॉग्निजेंस? मेनली बिकॉज किसी को कोर्ट नोटिस भेज देती है मैकेनिकली इज नॉट अ केस।
अगर कांग्रेस बीजेपी के झांसे में आ गई होती, हार मानकर बैठ जाती, तो एफआईआर की बात, रिटर्निंग अफसर की बात उसके फूट की कहानी में खो जाती कि कांग्रेस ही बिखरी हुई है, उसके नेता ही एक दूसरे को सेट करने में लगे हैं। इस बात को गलत साबित करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली भोपाल एक कर दिया। हमें याद रखना चाहिए कि यह अकेला मामला नहीं। लोकसभा चुनाव के समय सूरत और इंदौर में किस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार को बिठा दिया गया और बीजेपी वहां निर्विरोध जीत गई, वह भी किसी तरह से स्वस्थ राजनीति का तरीका तो नहीं था। किस तरह से उम्मीदवार बिठाए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को धमकियां दी जा रही हैं, ईडी का डर अलग से, उन बातों को भी इस संदर्भ में याद कीजिए। हो सकता है इस बार राज्यसभा में वही सब खेल खेला गया हो। इस समय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घोर संकट में है। कब तक कांग्रेस का टूटा हुआ घर दिखाकर संवैधानिक संस्थाओं की हाल छिपाते रहेंगे? क्या आयोग 10 जून के दिन रिटर्निंग अफसर के आदेश को पलटकर पार्टी का मजा खराब करेगा? पार्टी का मतलब जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, उसी दिन उनकी पार्टी को चुनाव आयोग से गहरा झटका मिल जाए तो शायद रंग में भंग पड़ ही जाएगा। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में बने रहने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, मगर किस तरह से, किन हथकंडों से सत्ता में बने हुए हैं, इसका भी रिकॉर्ड उसी दिन सड़क पर बिखरकर सामने आ गया है। आयोग अगर नटराजन की उम्मीदवारी को बहाल कर देगा तो सवाल उठने लग जाएगा, क्या यह कहानी इसीलिए रची गई कि बीजेपी में कोई चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का मजा खराब हो जाए? या सवाल यह भी उठ सकता है, पार्टी का मजा खराब ना हो इसलिए 10 जून को फैसला ही नहीं आया? क्यों नहीं बीजेपी को दिखा कि 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? कम से कम उस दिन राज्यसभा की एक सीट के लिए कादो कीचड़ नहीं करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट, गोदी मीडिया और बीजेपी 9 जून की रात से चिल्लाने लगे, कांग्रेस का घर संभल नहीं रहा, बिखर गया है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता नटराजन से बदला निकाल रहे हैं, रेवंत रेड्डी बीजेपी की तरफ खिसकते जा रहे हैं। यह सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या इन एक्सपर्ट की अपनी कोई ईमानदारी नहीं? अगर चुनाव में बेईमानी हो रही है उसके खिलाफ सवाल उठाएं, वो बात मजबूती से रखें। क्या इसी तरह से बीजेपी राज्यसभा का चुनाव जीतना चाहती है? मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द होते ही 9 जून की रात से बीजेपी जीत का जश्न मनाने लगी, जैसे कोई तीर मार लिया हो। मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि पूरी प्लानिंग के साथ महेश केवट को उतारा गया। प्लानिंग थी कांग्रेस को तोड़ने की, क्रॉस वोटिंग कराने की। 10 जून की सुबह की हेडलाइन देखिए, कितनी शेरो शायरी है इसमें, मगर लोकतंत्र के साथ किस तरह का मजाक हुआ इसका दर्द आपको इसमें नहीं दिखेगा। केवट की नैया किनारे पर कांग्रेस की का की तुकबंदी पढ़ने में किसी को अच्छी लग सकती है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि लोकतंत्र की हा से हत्या कर दी गई। नामांकन की स्क्रूटनी में क्या खेल हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बताने लगे कि उन्हें यह जानकारी कांग्रेस के नेताओं से मिली है। अगर बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से एफआईआर की कॉपी मिली है, तब वह क्यों नहीं दिखा रही? बार बार शिकायत की कॉपी क्यों दिखाई जा रही है? कोर्ट का नोटिस क्यों दिखाया जा रहा है? एफआईआर की कॉपी कहां है? कई घंटे गुजर गए, कोई सामने नहीं ला सका। क्या कांग्रेस झूठ बोल रही है? अगर झूठ बोल रही है तो इसे ही साबित करने में सरकार और गोदी मीडिया का तंत्र पूरी ताकत से जुट गया होता। भोपाल में कांग्रेस के नेता 9 जून की रात से ही धरने पर बैठ गए। बात होने लगी, कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं और सभी एकजुट हैं। इस बार मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को बीजेपी नहीं तोड़ पाई। कांग्रेस नेता उमंग सिंघर ने कहा कि अब रिटर्निंग अफसर वोट चोरी नहीं, सीट चोरी कर रहा है। मीनाक्षी नटराजन को अपना जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, जबकि झारखंड में स्वतंत्र उम्मीदवार परिमल नाथवानी की याचिका में भी कई कमियां पाई गईं, मगर उन्हें अगले दिन तक ठीक करने का समय दिया गया और जांच के बाद उनकी उम्मीदवारी वैध पाई गई। कांग्रेस की मांग थी कि उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जानकारी छिपाई है, ठीक से नहीं बताया कि किस किस कंपनी में निदेशक हैं। कागजों में उनके नाम को लेकर भी कांग्रेस ने कई आरोप लगाए कि गड़बड़ियां हैं। जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने पाया उनके द्वारा जमा किए गए कागज पूरे थे और उनका नामांकन स्वीकार होता है। अब वे चुनाव लड़ सकते हैं।
एक दिन के अंदर अंदर नाथवानी के मामले में जांच पूरी हो गई, नामांकन स्वीकार हो गया, मगर मीनाक्षी नटराजन के मामले में शाम 6 बजे तक 10 जून के कोई फैसला नहीं आता है जब हम ये लिंक रिकॉर्ड कर रहे हैं। 9 जून की रात दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए। सचिन पायलट ने कहा, देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ बिना कारण बताए नामांकन पत्र रद्द हुआ हो। डेक्कन हेरल्ड में शेमिन जॉय की रिपोर्ट है कि राहुल गांधी भी चुनाव आयोग के सामने आकर प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन बाद में केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से कहा, अभी हम सब यहां मौजूद हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद भूपेश बघेल केसी वेणुगोपाल को ज्ञापन देने के लिए आयोग ने भीतर बुलाया और अगले दिन 10 जून को मिलने का समय दिया। 10 जून को कांग्रेस के नेता फिर से गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने देर रात विदेश से ही अपना बयान जारी किया, कहा एफआईआर ही नहीं है तो उसकी जानकारी कैसे दी जाए, कोर्ट का नोटिस है और नोटिस के बारे में बताना जरूरी नहीं। कुछ घंटों के भीतर अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिल रहे थे। The main body which has 324 is sitting here and that reservoir of powers to do corrective justice must be exercised by them immediately. That is what we have asked. 9 जून की रात कुछ और हुआ। कम से कम आराम से पार्टी तोड़ दिए जाने के खेल में एक बड़ा ब्रेक आता हुआ दिखा और कांग्रेस लड़ती हुई। बीजेपी को भरोसा होगा कि वह जो कहेगी वही होगा। एफआईआर की बात करने लगी मगर एफआईआर की कॉपी नहीं दिखा सकी। दिन गुजरता रहा, हवा में बहस फैलती रही। इसी के साथ उन खबरों की तरफ जाने का आपको मौका मिलता है जिसकी तरफ आपने देखना बंद कर दिया। चुनाव दर चुनाव रिटर्निंग अफसर क्या गेम कर रहे हैं, उनका इतिहास निकाल कर देखिए। 2014 से लेकर 26 के बीच का पता चलेगा जीत कैसे हासिल की जा रही है। यह समझने की बहुत जरूरत है कि रिटर्निंग अफसर सुप्रीम नहीं होता, ना ही उसका फैसला अंतिम माना जाता है। चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो, ये गलत बात है। अगर रिटर्निंग अफसर ने मनमानी की है और चुनाव आयोग चुप है, तब इसका मतलब इस देश का वह भी मालिक नहीं जिसे हम और आप भगवान कहते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 36(4) में साफ साफ लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी नामांकन पत्र को ऐसी किसी त्रुटि के आधार पर खारिज नहीं कर सकता है जो सब्सटेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। यानी अगर त्रुटि ठोस प्रकृति की नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्र खारिज नहीं करेगा। उसी आरपीए के 101C में लिखा है, अगर हाई कोर्ट को लगता है किसी उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से खारिज हुआ है तो हाई कोर्ट जीते हुए उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर सकता है। हमने आपको जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के 2 खंडों के बारे में बताया। इस आधार पर सवाल उठता है कि मीनाक्षी नटराजन की याचिका जिस आधार पर खारिज की गई, क्या वो सब्सटेंशियल कैरेक्टर का था? एक्ट में सब्सटेंशियल कैरेक्टर रीजंस के बारे में साफ साफ बताया गया है, क्योंकि विवाद इसी को लेकर है कि जिस मामले की बात हो रही है उसमें कोई एफआईआर है या नहीं, चार्जशीट है या नहीं, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, फिर क्यों बताना चाहिए? रिटर्निंग अफसर ने नामांकन कैसे रद्द किया? किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी, कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए
कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। हो सकता है इस गेम के पीछे यह भी रणनीति हो कि नामांकन रद्द कराकर चुनाव जीत लेते हैं, कोर्ट में मुकदमा लंबे समय तक चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है। एक हफ्ता पहले मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आप याद कीजिए। तमिलनाडु में 2016 के विधानसभा चुनाव में रिटर्निंग अफसर ने जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया था। रिटर्निंग ऑफिसर यह सब करता है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जे जयचंद्रन ने अपने फैसले में माना है कि एआईएडीएमके के उम्मीदवार ने रिटर्निंग अफसर के साथ मिलकर चुनाव की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ की। याचिकाकर्ता डीएमके के उम्मीदवार अप्पवू ने शिकायत की कि 18 राउंड की गिनती के बाद 1300 वोट से लीड कर रहे थे, मगर रिटर्निंग अफसर ने एआईएडीएमके के उम्मीदवार के वोट ज्यादा गिन दिए। और मिडिल स्कूल के हेडमास्टर ने जिन पोस्टल बैलेट को सही माना था उन्हें कमजोर आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि हेडमास्टर गजेटेड ऑफिसर नहीं है। कोर्ट ने कहा 203 पोस्टल बैलेट के रिजेक्ट होने के कारण चुनाव का नतीजा पलट गया। रिटर्निंग अफसर ने ईवीएम की 3 राउंड की गिनती भी कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं कराई। हाई कोर्ट के आदेश पर गिनती दोबारा हुई। यह है रिकॉर्ड आपके देश में रिटर्निंग अफसर का। कितनी सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा? कितनी और नीचता पर उतरेंगे? कितने और कलंकित होंगे? और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे? सवाल इस बात का है क्योंकि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जी हैं, उनके नामांकन को रद्द करना बीजेपी का एक और कुत्सित प्रयास है, एक और घटिया पैतरा है। उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई बात नहीं छिपाई है, ये सारी कोरी बकवास है। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि वो हमारे एमएलए तोड़ नहीं सकती है, क्रॉस वोटिंग नहीं करा सकती है, उन्होंने ये घटिया पैतरा पे आमादा हो गए, उस पर उतारू है। संविधान को ताक पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है। और अगर आपकी जरा सी भी लोकतंत्र में आस्था है तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बीजेपी के लालच की, बीजेपी के सत्ता की लोलुपता की, एक एक सीट के प्रयास जो जीतने का उनका है उसका कोई अंत नहीं है। और यह दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। इस वक्त राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को याद करने की जरूरत है और यह भी समझने की जरूरत है कि इस तरह से कहां कहां खेल हुआ होगा। कई बार उम्मीदवार आयोग और कोर्ट से निराश होकर अब चुनौती भी नहीं देते। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बात इसी फैसले में कही, अगर समय पर अदालतें ऐसे मामलों में फैसला नहीं देंगी तो देश तानाशाही की गोद में चला जाएगा। नवंबर 2022 में हरियाणा के पानीपत जिले में पंचायत के चुनाव में कुलदीप सिंह को सरपंच के पद पर जिता दिया गया। हारे हुए उम्मीदवार मोहित कुमार इसे लेकर 3 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। उनकी याचिका पर ट्रिब्यूनल ने दोबारा गिनती के आदेश दिए, मगर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तब मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट गए और भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने ईवीएम मशीन की गिनती होती है और मोहित कुमार जीत जाते हैं। यानी रिटर्निंग अफसर ने एक जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के 3 साल बाद पिछले साल 2025 में मोहित कुमार को विजेता घोषित किया। इसीलिए रिटर्निंग अफसर की भूमिका अगर संदिग्ध है तो देश के लोकतंत्र के लिए, चुनाव के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। Ultimately also we pointed out to the Election Commission that they are having a huge reservoir of power under Article 324. It's a constitutional power. It is uncircumscribed power. It is inherent power. It is power to do justice and power to right wrongs. If a RO improperly throws out a nomination paper on the ground that the color of his hair is black or that he is resident of some other state, nobody has to wait to go to court. Nobody has to file an election petition and waste 3, 4, 5, 6 years. इसीलिए मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एफआईआर है या नहीं, यह अलग मामला है।
पता करना चाहिए कि इस तरह के दस्तावेज कैसे जनरेट किए गए। इस देश के चुनावों को संदिग्ध करने का प्रयास इस बार किसने किया? जब कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगाती है तब बीजेपी कहती है कांग्रेस चुनाव को संदिग्ध बना रही है, लोकतंत्र के प्रति जनता में भरोसा कम कर रही है। मगर बिना एफआईआर के मुकदमे की बात करने वाली बीजेपी ने क्या चुनाव को संदिग्ध बनाने का प्रयास नहीं किया? अगर उसके पास मुकदमे के ठोस दस्तावेज हैं, एफआईआर की कॉपी है, कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश हैं, तो बीजेपी ने उसे पब्लिक में क्यों नहीं रखा? मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा मामला तेलंगाना का है। 2025 में एक महिला ने कांग्रेस के नेता शिव कुमार रेड्डी के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप लगाए। हैदराबाद में चौथे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की। द हिंदू के रवि रेड्डी की रिपोर्ट में लिखा है, उक्त महिला की शिकायत में शिव कुमार रेड्डी समेत कांग्रेस के 7 नेताओं से जवाब मांगा गया। छेड़छाड़ और प्रताड़ना का आरोप शिव कुमार रेड्डी पर था, बाकी पर आरोप था कि इन 6 नेताओं को इस मामले की जानकारी थी, मगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मामला 2022 का है। इन 6 में से एक नाम मीनाक्षी नटराजन का है। रवि रेड्डी की हिंदू की रिपोर्ट कहती है शिकायत के अंदर मीनाक्षी नटराजन का नाम एक बार आया है, और वह भी संदर्भ में कि मीनाक्षी उस समय तेलंगाना में कांग्रेस की प्रभारी थी और इसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इस मामले में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मीनाक्षी नटराजन को एक नोटिस जारी किया कि आप 17 सितंबर 2025 से पहले कोर्ट के सामने पेश हों, काउंटर फाइल करें। रवि रेड्डी ने पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा है, मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी हुआ लेकिन उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं है। द हिंदू की रिपोर्ट है कि कोर्ट के आदेश पर 20 मई 2025 को एफआईआर दर्ज हुई, मगर इस एफआईआर में मीनाक्षी नटराजन का नाम है या नहीं, हिंदू ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। हिंदू ने यही लिखा है कि तेलंगाना पुलिस की वेबसाइट से एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने की कोशिश की गई मगर नहीं हो पाई। इतनी सी बात है तो वहां की कांग्रेस सरकार एफआईआर की कॉपी निकालकर पब्लिक में डाल दे ताकि सब कोई देख ले एफआईआर में मीनाक्षी नटराजन का नाम है या नहीं। मगर कांग्रेस का कहना है एफआईआर ही नहीं है। हिंदू के रवि रेड्डी ने लिखा है, इस केस की खबर मिलते ही कांग्रेस नेताओं में भागादौड़ी मच गई, उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं था। अपनी रिपोर्ट के आखिर में रवि रेड्डी लिखते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी के नेताओं ने 2022 की शिकायत की कॉपी को लीक किया, लेकिन मीडिया को एफआईआर की कॉपी नहीं दी। इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है, बीजेपी ने अपनी तरफ से एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दिखाई? ये मुकदमे की कॉपी आप देख सकते हैं, ये कॉपी उनको मिल गई है। उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा लंबित है जिसका जवाब उन्होंने दाखिल किया है, लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में से ये मुकदमा छुपाया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि आपको अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसको छुपाने पर आपका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो सकता है। उसी प्रोविजन के तहत में हमारे सदस्यों ने, जो राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि क्यों जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन जी ने अपने आपराधिक मुकदमे को, जिसमें वो जवाब भी दे चुकी है, जानबूझकर छुपाया है। उसके अलावा भी नॉमिनेशन में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। देखिए, एफआईआर के साथ साथ अगर किसी क्रिमिनल केस में समन कोर्ट करता है, 2 तरह से एफआईआर होती है, एक पुलिस करती है और एक कोर्ट आपराधिक मामला रजिस्टर करने के बाद आपको समन करता है। ये मुकदमा वो है जिसमें कोर्ट ने इन्हें समन किया है। तो आपराधिक मामले का समन अगर आपके पास आता है तो आपको उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, और इसमें खाली ये कहकर नहीं बच सकती कि इनको इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपना जवाब वहां पर सबमिट किया है। जो जवाब माननीय कैलाश जी ने अभी आपको दिखाया, ये प्रॉपर कोर्ट की कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने जो एक्यूज नंबर 4 है वो मीनाक्षी नटराजन है। बीजेपी के उम्मीदवारों के वकील संकेत गुप्ता ने मुकदमे की कॉपी दिखाने की बात कही है। क्या वो एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा, उन्होंने सारे पेपर देखे, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई केस नहीं। इतना अंतर 2 नेताओं के बयान में कैसे हो सकता है? या तो केस है या नहीं, एफआईआर है या एफआईआर नहीं। इस बात को साबित करने के लिए इस देश में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग गया। मैंने तो पेपर जांच किए हैं,
उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। छत्तीसगढ़ में 2018 में मार्च में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरोज पांडे ने नामांकन पत्र भरा था और उस नामांकन पत्र के साथ गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई थी। पहली तो ये कि नामांकन पत्र को समर्थन और वे सपोर्ट करने वाले विधायक सभी के सभी लाभ के पद पर थे, अर्थात विधायक होने के काबिल ही नहीं थे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कोई जांच कराए बगैर इस नामांकन पत्र को स्वीकार किया। बात यहीं तक नहीं है। सरोज पांडे जी के नामांकन पत्र में उन्होंने अपना घर का पता जब बताया था, वो वास्तव में उस घर में रहती नहीं थी और वो जिस घर में रहती थी वो एक सरकारी घर था जो उस समय के तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत जी के नाम पर था। अर्थात वो एक शासकीय आवास में अनधिकृत रूप से निवासरत थी और यह पूरी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र में छुपाई और घर के पते के बारे में गलत जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने अपने एक बैंक अकाउंट की बारे में अपने शपथ पत्र में जानकारी छुपाई थी। ये सारी गंभीर आपत्तियां होने के बावजूद निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग ने ये क्या कहा कि निर्वाचन के स्तर पर नामांकन पत्र में अगर कोई छोटी मोटी कमी होती है तो उसे हम उसके आधार पर नामांकन पत्र निरस्त नहीं करते, आप चुनाव याचिका दायर करिए और आगे लड़िए। इसका प्रतिनिधिमंडल भी हम लोग लेके निर्वाचन आयोग दिल्ली भी आए थे और उनका भी जवाब यही था। वो चुनाव याचिका 2018 में लगाई गई और आज तक, जबकि निर्वाचन याचिका में नियम है कि 6 महीने में निपटारा हो, जैसा कि अभी मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने कहा है कि 10-10 साल चुनाव याचिकाएं चल रही हैं, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ऐसी ही सरोज पांडे जी की चुनाव याचिका पिछले 8 साल से हाई कोर्ट में चल रही है और अभी तक उसका अंतिम निपटारा नहीं हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है मीनाक्षी नटराजन ने इस नोटिस को स्वीकार किया है, मगर तब भी अपने हलफनामे में जानकारी नहीं दी। कांग्रेस की लाइन साफ है, केवल नोटिस जारी किया गया, इसलिए उसकी जानकारी नामांकन फॉर्म में देना जरूरी नहीं। नोटिस की जानकारी देने के लिए क्या उम्मीदवार बाध्य है? अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं इसी एक पॉइंट पर हाईकोर्ट के एक नहीं कई फैसले हैं। दिस इज वेल एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन jurisprudence, including a high court judgment directly on point. All this was shown to the returning officer, full stop. It is not possible that the returning officer took an independent, an objective, and a fair and an impartial stand. Otherwise, there is no way in law he could have rejected. I hope and trust that the Election Commission at Delhi, the central body, will exercise its inherent and administrative and superior powers to reverse this decision or this order. Otherwise, it would be a very serious violation of the level playing field principle. It would create a very highly skewed system in a democratic election, thereby affecting democracy and the basic structure itself. There is still time, since today is the last day for withdrawal. No one can and should in a true democracy be denied even to nominate oneself for the Rajya Sabha in this manner. भारत का विपक्ष किन ताकतों से और किन हालात से लड़ रहा है उसकी बात कोई नहीं करता। जब विपक्ष का घर तोड़ा जाता है तोहमतें उसी पर लगा दी जाती हैं। यह सब इसलिए भी किया जाता है ताकि जिन ताकतों के दम पर विपक्ष को तोड़ा जाता है उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत लोग नहीं कर पाते। एक राज्यसभा के चुनाव में इतने सवाल उठ जाते हैं, 24 घंटे से अधिक समय में जवाब नहीं आता। अगर आप चुनाव आयोग की नजर से इस मामले को देखेंगे तो शायद उस जवाब तक पहुंच पाएंगे कि किसी राज्य में कई सीटों पर कहीं ऐसा तो नहीं होता होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।